में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 85, ये जो रेजोनेंस मैंने पढ़ाया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले मैं एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी का करवा देता हूँ, सिंपल झंडू से क्वेश्चन एनसीईआरटी का करा देता हूँ। देवराज बेटा बाद में बताऊंगा, जब एक ही बात को मना कर करके बार बार मत पूछा करो, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के उठा देते हैं पहले। हाँ, जैसे एनसीईआरटी यदि मैं उठाऊंगा तो सबसे पहले क्वेश्चन है 7.6 एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है बेटा वो? ऑब्टेन रेजोनेंस। अच्छा, एनसीईआरटी ने 11 से ही बदतमीजी रही है, एनसीईआरटी ना थोड़ी सी 11 से बदतमीज रही है। देखो खासकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के मामले में, इसे वो फ्रीक्वेंसी बोलती है जबकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो बोला क्या उसने 7.6 क्वेश्चन में, ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लेकिन सिंबल क्या बना दिया है? ओमेगा आर। उसने कहा है ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होती है, ये एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना होता है और इसके लिए सिर्फ ये लगाना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट जिसका एल हमको दे रखा है, एल दे रखा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ बुद्धि लगानी नहीं है। 32 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस 10 ओम है। उसके बाद इसमें चलो तो ओमेगा आर निकालते हैं। बता ना एल और सी कितनी इजी वैल्यू दे रखी है, 1/√L एल 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 एल। अच्छा ये तो शायद मैंने करा भी दिया था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन दोबारा करा देता हूं। एल 2 और सी की वैल्यू है 32 इंटू 10⁻⁻6, तो 32 दूनी 64, 64 का 8 बाहर आएगा और इसका 10⁻³ बाहर आएगा, तो 1000/8 यूनिट आएगी रेडियन पर सेकंड। इसे काटा पीटी कर लेना अपने हिसाब से, है ना। 500/4, 500/4, 250/2, 125 हो गया, ये तो पूरा पूरा आ गया। 125 रेडियन पर सेकंड। एक तो उसने ये पूछा ओमेगा आर, फिर उसने पूछा इसका क्यू वैल्यू निकालो। क्यू वैल्यू यानी क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला ये था 1/r√L/C, 1/r√L/C। तो Q इक्वल टू 1/r की वैल्यू 10 है, √L की वैल्यू कितनी है 2, और ये 32 इंटू 10⁻⁻6। Q इक्वल टू 1/10, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, है ना, और 10⁻6 ऊपर 10⁻3 ये, तो Q इक्वल टू 2, 100, 100, 4, 25 आ गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसमें कुछ बुद्धि लगानी नहीं है, ठीक है। 8, 9 हम कर चुके हैं, या 9th देखिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो बेटा। कायदे से ऐसे सवाल तो क्लास में डिस्कस नहीं करने चाहिए, ठीक है। कायदे से ऐसे सवाल जिसमें केवल हाँ मैंने 7.D दिया था 12 का, उसको बाद में बात करेंगे। अब पहले यार रेजोनेंस के सवाल निपटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7.9, 7.9 देखिए, वो कह रहा है एक एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें आर भी है, एल भी है, सी भी है, तीनों की वैल्यू दे रखी है। इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके वोल्टेज तो फिक्स है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ना वो वेरिएबल है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ना वेरिएबल है, वोल्टेज लेकिन 200 वोल्ट है। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर अपनी लास्ट स्टेज पर है, और मैंने एक दिन एक बात बोली थी, एटलीस्ट माधव ने तो मान ली थी, वो ये कि अब तक पढ़ाए गए चैप्टर में यदि सबसे सस्ता चैप्टर है तो वो यही है। अब तक पढ़ाए गए चैप्टर में फर्स्ट बुक में सबसे सस्ता चैप्टर यही है। शुरुआत में लगता है थोड़ा दिक्कत, लेकिन ये बाकी सबसे सिंपल चैप्टर है। अब उसने कहा ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है। अब वो कह रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई equals to the natural frequency of the circuit, comma, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle। वो कह रहा है जब, देखो ये फ्रीक्वेंसी है और ये किसकी फ्रीक्वेंसी? सोर्स की, जो कि सवाल में वेरिएबल दे रखी है। अब उसने कहा है सिचुएशन व्हेन सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल के बराबर हो जाए, तो ध्यान करो यही तो रेजोनेंस कहलाता है। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो यही कहलाता है रेजोनेंस, और वो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC। ये होती है वो फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस हो जाता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी, सोर्स भी यदि इतनी हो जाए, तो सवाल कह रहा है ये दोनों बराबर हो गए, तो अब इस सर्किट की पावर निकाली है, एवरेज पावर। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है बेटा, यदि आप थोड़ा सा स्पीड से पढ़ो, जेड के नाम पर इसमें आर रह जाता है, जेड के नाम पर इसमें आर रह जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान करो
जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्योंकि रेजोनेंस हो चुका है तो ये और ये बराबर। जवां पे रटे, एक तो होता है जुमा केसरी, इसमें जुमा पे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, आपके बिल्कुल रटे होने चाहिए कि एक्सएल एक्सी अब बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये खत्म, टाटा बाय बाय, केवल आर रह जाता है। तो बताइए सर्किट का इंपीडेंस कितना है? इसमें वैल्यू दे रखी है 20 ओम। तो इस सर्किट का जो इंपीडेंस है वो 20 ओम है। तो सर्किट की करंट निकाले, करंट निकलती है ई अपॉन जेड से। ई कितना है? 200 वोल्ट, ये 20, सर्किट की करंट 10 एम्पियर हो गई। तो उसने पूछा है कैलकुलेट द एवरेज पावर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पी एवरेज का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है ई वर्चुअल आई वर्चुअल कॉस फाइव। ठीक है, ई वर्चुअल आई वर्चुअल कॉस फाइव। देखो दिमाग के ऊपर है, यदि आपका दिमाग आपने कितना पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, ये एलसीआर होने के बावजूद, ये एलसीआर सर्किट है, उसके बावजूद भी ये सिर्फ प्योर आर की तरह बिहेव करता है। तो प्योर आर के लिए सिर्फ इतना फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ई वर्चुअल आई वर्चुअल। यदि आपका दिमाग काम कर गया, अरे ये तो प्योर आर सर्किट की तरह काम करता है, ये लगाओ। लेकिन बाई चांस आपको नहीं लगाया, ये तो लगाओगे ही ना, ये तो लगा ही सकते हो, यूनिवर्सल है। दुनिया के किसी भी एलसीआर सर्किट में ई वर्चुअल आई वर्चुअल कॉस फाइव। अब बताइए, याद करिए, भूल गए हो तो, रेजोनेंस सर्किट में फाइव की वैल्यू 0 होती है। पन्ने पलटिएगा, जो मैंने वहां पे लिस्ट बनाई थी, फैक्ट ऑफ द रेजोनेंस सर्किट। और भूल गए हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास tan फाई निकालने का एक फॉर्मूला है ना, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और जब रेजोनेंस हो जाता है तो ये बराबर होते हैं, तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? 0 अपॉन आर। तो फाइव 0 ही तो आया। तो भी तो बेटा बात वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। जिसको जल्दी क्लिक कर जाएगा उसका सवाल जल्दी हो जाएगा, जिसको पहली बार भी समझ में आ जाए कि यही फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, चलिए। और यही तो एमसीक्यू होते हैं। बताओ, रेजोनेंस में पावर फैक्टर की वैल्यू 1, रेजोनेंस में फेज डिफरेंस की वैल्यू 0। तो ई कितना है? 200, आई कितना है? 10। आपने अपनी मेहनत से निकाला है। देखो 200 वोल्ट ई वर्चुअल है और करंट आपने निकाला है 10। कितना हो गया ये? 2000 वाट, यानी 2 किलोवाट। इस सर्किट में 2 किलोवाट पावर कंजप्शन हो रही होगी। वो सिर्फ यही खाता है, रेजिस्टेंस। ये तो बेचारे सीधे साधे बच्चे हैं। लो, ये सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट मारिए। 7.11 करा रहा हूं, 10 अपने आप करना हो जाएगा। सस्ता सवाल है 7.10। ठीक है, 11 जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। टिक टिक 1 2 3 4 5। फिर शीट उठाऊंगा। जो अभी मैंने रतन लाल का देखा था, इशिका ने भेजा था पेपर, हो गया बेटा इसका पेपर। नहीं, उससे इस लेवल का पेपर था, उससे कहीं ऊंचे लेवल हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, फिर भी पेपर वही कर पाएगा जो पढ़ेगा। तो क्वेश्चन 7.11 देखिए। 7.11 क्या कह रहा है बेटा? एक सर्किट दे रखा है, सर्किट वो ये रहा, एक आर, ये रहा यहां पर कैपेसिटर, और ये इंडक्टर। ये 3 दे रखे हैं और इस बार एसी सर्किट यहां लगा दिया। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यहां पर आर एल सबकी वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफेराड, और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी। वो ये कह रहा है कि ये 230 वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी यहां भी सोर्स की वेरिएबल है। ये जो फ्रीक्वेंसी है एसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सोर्स की वेरिएबल है। लैंग्वेज पढ़ोगे तो मिल जाएगा। वेरिएबल मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। अब पहला सवाल, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिससे कि सर्किट रेजोनेंस में आ जाए। मम्मी की वो फ्रीक्वेंसी बताओ जो बच्चे की सुरताल के साथ मैच कर जाए। तो बताइए, आपको बस ये लगाना है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये पूछा है उसने इनडायरेक्टली कि वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिससे सर्किट में रेजोनेंस आ जाए। सोर्स की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए। ये क्या चीज है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मम्मी और बच्चे की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तभी तो रेजोनेंस होगा। तो निकाल लेना इसका आंसर। दूसरा, ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। देखो झटके से बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ इंपीडेंस कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी बताओ। टिक टिक 1 2, रेजोनेंस हो चुका है, जल्दी टाइप करके बताओ इंपीडेंस कितना होगा। वेरी गुड, माधव जीत गया, भाई वाटक भी जीत गया, 40 ओम। बिल्कुल ठीक। हालांकि और भी लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन बेटा इंपीडेंस के नाम पर सिर्फ इसमें आर रह जाएगा। जैसी रेजोनेंस होगा इंपीडेंस के नाम पर सिर्फ आर रह जाएगा। मिनिमम होता है ये।
मिनिमम वैल्यू जो कि 40 ओम आ रही है। चलो जेड आ गया निकल के। फिर उसी समय उसने क्या पूछा है, उसने बोला है एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, हाँ कीबोर्ड पे लेट हो जाता है, चलो ये मान सकता हूं मैं, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन फिर भी बाकी लोग भी तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कोई नहीं, लेकिन ठीक है। अब उसने पूछा है एम्पलीट्यूड, बेटा अब उसने इसी में एक चीज और पूछी है, आई नॉट पूछा है, तो याद करो आई बराबर ई अपॉन जेड, और आई नॉट निकालना है तो ई नॉट अपॉन जेड, है ना। चलिए तो अब बताइए ई नॉट की वैल्यू नहीं है आपके पास, ये ई वर्चुअल होता है। अब तो रट गया होगा ना, जिस वोल्टेज के आगे पीछे कुछ ना लिखा हो वो वर्चुअल होते हैं। तो 230√2 अपॉन जेड कितना है 40, इसे सॉल्व कर लेना। आज की डेट में यह बताने की जरूरत नहीं है कि ई नॉट 230 में √2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ। और लास्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन अपने आप करना। उसने बोला है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट, show that the potential drop across the L and C combination is 0 at resonance frequency। समझाता हूं, देखिए बताना आई आप निकाल, एक काम करते हैं मैं आरएमएस करंट निकाल देता हूं, बताना आई बराबर ई अपॉन जेड होता है। यदि मुझे ई आई नॉट निकालना होगा तो ई नॉट डालूंगा, नहीं निकालना मुझे आई नॉट, सिंपली आई निकालना है। तो ई की वैल्यू बड़ी सिंपल है 230 और जेड की वैल्यू 40 है ना, जेड की वैल्यू 40, तो 23/4 आ रहा है ये आई, 23/4 एम्पियर। अब देखिए उसने कहा है वी आर निकालो, निकाल लेना अपने आप। उसने कहा वीएल निकालो और वीसी निकालो, निकालो वीएल। तो बताना वीएल, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो, वीएल निकलेगा आई एक्सएल से और वीसी निकलेगा आई एक्ससी से, है ना। अब अच्छा जरूरत क्या है करने की इसको, हम ये पहले ये दिखा दो बेटा, एक्सएल क्या होगा, एक्सएल होगा ओमेगा एल, होता है कि नहीं होता, एक्सएल ओमेगा एल होता है। तो क्योंकि रेजोनेंस में निकाल रहे हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डलेगी, और ओमेगा आर की वैल्यू होती है 1/√LC इंटू एल, काटा पीटी करोगे तो √L/C आ गया, ये हो गया एक्सएल। ठीक है, एक तरीके से एक फैक्ट द्वारा से हो रहा है। एंड यदि आपसे मैं कहूं एक्सी निकालो तो एक्सी निकलेगा 1/ωc से, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हम ओमेगा आर डालेंगे, ओमेगा आर की वैल्यू 1/√LC, ओमेगा आर की वैल्यू इंटू सी, काटा पीटी करो तो √L/C। देखा एक्सएल एक्सी बराबर आते हैं, तो जब एक्सएल और एक्सी बराबर है और आई भी बराबर है, सीरीज में करंट सेम रहेगी, तो बताना दैट इज वीएल और वीसी बराबर ही तो आएंगे। ठीक है, ये वन ऑफ द फैक्ट है। अब उसने कहा है कि ये साबित करिए कि वोल्टेज अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। बताना रिजल्टेंट वोल्टेज आप ऐसी तो निकालते थे √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट वोल्टेज ऐसे निकलते हैं किसी भी LCR सीरीज सर्किट में। अब VL और VC बराबर है, तो ये VL और VC का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो ये फैक्टर कितना आएगा 0, ये वाली वैल्यू 0 आएगी, वो यही साबित करवाना चाह रहा है। और यदि फेजर डायग्राम के बिहाफ पे देखें तो ये VR है, ये VL और VC बराबर रहेंगे इसमें, VL और VC जब रेजोनेंस हो जाता है जितना VL होगा उतना VC होगा, जस्ट 180 अपोजिट में VL और VC। अच्छा बताओ एक नंबर का MCQ बोर्ड का, VL और किसी भी LCR सर्किट में, किसी भी LCR सीरीज सर्किट में VL और VC के बीच में फेज रिलेशनशिप क्या होती है, फेज रिलेशनशिप का मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, बताओ। VL और VC के बीच में 180 डिग्री, इस बार चेतन जीत गया, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, 180 डिग्री, माधव ने, रामगोपाल, ठीक है 180 डिग्री। तो ये एक झंडू सा सवाल था, हो गया। अब रेजोनेंस के और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड थे, इसमें कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी पड़ी। एसएस लेना है तो ले लीजिए फिर भी, ठीक है। अब मैं थोड़े से घुमा फिराने वाले क्वेश्चन को कोशिश करता हूं, ठीक है। वो शीट में है, कुछ इसमें बोर्ड में आए हुए हैं, कुछ मैंने अलग से डाल दिए। रेजोनेंस क्वेश्चन नंबर 85 अपने आप करना, सीधे सीधे देखो। वो कह रहा है इतना इंडक्टर है, इतना कैपेसिटर है, इतना रेजिस्टर है और इतने वोल्टेज से लगा हुआ है, जेड की वैल्यू निकालो एट रेजोनेंस।
आई की वैल्यू निकालो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये तो सब कर लोगे, ठीक है। इवन ये भी कर लोगे 86। क्वेश्चन नंबर 87 से बताता हूं। 87 यानी 85 और 86 सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। 87 से करते हैं। एक कॉइल है, उसका इंडक्टेंस है 1 हेनरी। चलो, एक कॉइल है, उसका इंडक्टेंस 1 हेनरी है, दे रखा है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। मतलब इसे मैं किस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करूं, भाई साहब की फ्रीक्वेंसी, इन भाई साहब की फ्रीक्वेंसी क्या रखूं जिससे कि इसका रिएक्टेंस यानी XL 3142 ओम हो जाए। क्वेश्चन ने बोला इसका इंडक्टेंस तो 1 हेनरी है। अब ये चाइना की बकरी है ना, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है ये। तो उसने बोला इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखें कि इसका रिएक्टेंस 3142 ओम हो जाए। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंस XL का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू L, ये फॉर्मूला होता है। XL बंदे को चाहिए 3142 ओम चाहिए, वो चाहता है कि ये 3142 दे, ये 2। अब पाई की वैल्यू भी 3.142 डाल दो, कट जाएगा तभी, फ्रीक्वेंसी पता नहीं, L1 दे रखा है, तो ये इससे 1000 बार कट गया, फ्रीक्वेंसी आ गई 500, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। कितना सिंपल था ये। लेकिन अब इसका सेकंड पार्ट, अब वो ये कह रहा है कि यदि, ये तो पहला क्वेश्चन, अब इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है what should be the capacity of the capacitor which have the same reactance at that frequency। वो ये कह रहा है कि चलो तुमने ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज निकाल दी, ये रहा एक एसी सर्किट, ठीक है, एसी सर्किट, इसकी फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली, वो आ रही है 500 हर्ट्ज, और ये भाई साहब दे रहे हैं XL इक्वल टू, इसका जो XL है वो है 3142 ओम। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब सवाल ये चाह रहा है कि यदि मैं इसे हटा के कैपेसिटर लगा दूं, और अब जब कैपेसिटर आ जाएगा तो ये XL नहीं होगा, ये XC होगा। तो सवाल ये चाह रहा है कि मैं इंडक्टर हटा के कैपेसिटर लगा दूं, तो ऐसा क्या C रखूं, C की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि उसी फ्रीक्वेंसी पर इसका रिएक्टेंस 3142 ओम हो जाए। सवाल बहुत सिंपल है। यानी एक मिनट सवाल फिर से देखिए, ये रहा इंडक्टर, वो ऊपर हमने सॉल्व कर लिया, ये 3142 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है। अब वो ये कह रहा है कि यदि इसे हटा के हमें कैपेसिटर लगाना है, तो क्या कैपेसिटर लगाऊं कि ये वही रिएक्टेंस दे 3142 ओम। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे, हो गया ये सवाल। तो बताना, अब हमें XC, सिंस XC बराबर 1/2 पाई न्यू सी चाहिए होता है, XC 1/2 पाई न्यू सी होता है। अब XC की वैल्यू हमारी फिक्स है, 3142 ही चाहिए, 1 है 2 है, ये 3.142 है, फ्रीक्वेंसी 500 है, ये थोड़ा कैलकुलेटर से करना पड़ जाएगा। अब C की वैल्यू ऐसे निकलेगी, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये तो रेजोनेंस का कुछ था ही नहीं सवाल, सॉरी बेटा, ये बीच में कहीं डाल दिया होगा मैंने, रेजोनेंस का तो नहीं था, सिंपल था। SS मारिए इसका स्क्रीनशॉट। कल EM वेव चालू कर दूंगा बेटा मैं, और EM वेव सिर्फ 2 दिन का है, जो सिलेबस में है उसके हिसाब से आपके लिए 2 दिन का है, वो भी याद करने का है। NCERT लेके बैठिएगा, ठीक है। वो चलिए आगे देखते हैं, NCERT लेके आइएगा, उसमें मैं थोड़ा टिक लगवाऊंगा, क्या याद करना है, कुछ याद करने की चीजें उसमें, यूजेस याद करने। फिलहाल 88 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। वो कह रहा है C, R एंड 40 मिली इंडक्टर, एक C, एक R और एक 40 मिली, यानी वैल्यू इसी की दी है उसने, 40 मिली हेनरी इंडक्टर, एक C, एक R और एक 40 मिली इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की वैल्यू निकालो इफ द करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। अब शुरू हुआ है अच्छा सवाल। वो ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी इफ करंट इज इन फेज विद वोल्टेज।
तो सुनिए, सोचिए, समझदार को इशारा काफी है। कह गया बेटा वही रेजोनेंस, कह गया रेजोनेंस। उसने रेजोनेंस शब्द नहीं यूज किया, लेकिन वो बता गया ये रेजोनेंस है। बताता हूं कैसे, कौन सा क्लू मिला हमें बेटा। या तो करंट और बताना, करंट और वोल्टेज सेम फेज में कब रहते हैं? जब प्योर आर सर्किट हो। जब प्योर आर सर्किट होता है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं। लेकिन ये तो एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट होने के बावजूद यदि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो थोड़ा सा सोचिए, ये रेजोनेंस है। क्योंकि रेजोनेंस ही एक ऐसी कंडीशन थी, रेजोनेंस ही एक ऐसी कंडीशन थी कि एल, सी और आर होने के बावजूद करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। याद आया या नहीं आया बोलो? उसने कहा कि हमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में मिले हैं तो सी निकालो। तो आपको ये क्लू मिल गया ना कि ये रेजोनेंस है। ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? कि ये क्लू समझ में आया कि ये रेजोनेंस है? नहीं आया, अमन को आया, बस अमन को आया कि ये क्लू कैसे मिला। चलो, एक कृति को समझ में आया कि ये रेजोनेंस है, एक क्लू मिल गया। अब को चलो, आप तो काफी लोग हाँ बोल रहे हैं। तो चलिए बेटा, जिनको नहीं आया तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है, बताना करंट और वोल्टेज सेम फेज में, इसका मतलब फाई कितना दे रखा है? बोलो, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, तो बताइए फाई कितना दे रखा है? कृति वेरी गुड, 0। फाई 0 दे रखा है, और फाई 0 है तो इसका मतलब tan फाई 0 है ना भाई? ठीक है, इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्सी, ये उन कंजरों के लिए जिसमें क्लू बहुत लेट मिला। तो अब बताना, इसका मतलब ये हो गया ना एक्सएल एक्सी के बराबर है, और एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं वो रेजोनेंस में होते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमें क्लू मिल गया रेजोनेंस से। तो अब बताओ, सिंस रेजोनेंस क्लू मिल गया, सिंस इट इज रेजोनेंस, सिंस इट इज रेजोनेंस, देयरफॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी? यानी ये रेजोनेंस हो चुका है, तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/2π√LC के ही बराबर होगी। ये फ्रीक्वेंसी पक्की बात है, ये रेजोनेंस हो चुका है। तो दोनों ओर का स्क्वायर ठोक दो, तो 1/4π²LC। तो C की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे हम। देखो बेटा, इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान था। हमें ये पता चल गया कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता चल गया। किस क्लू से मिला? इस वाली लाइन से पता चल गया। तो फिर तो ये फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC होगी। स्क्वायर कर दिया जिससे कि C और L से रूट हट गया, C निकाल लेंगे हम इस वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएस हमारी वोल्टेज का। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं, उसका भी देखते हैं बेटा, सीआईडी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 है ना, ये 89 है। 89 क्या कह रहा है बेटा? वो फॉर गिवन एसी सर्किट एन एसी सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इज कनेक्टेड टू 50 मिली हेनरी इंडक्टर। बेटा 50 मिली हेनरी इंडक्टर एंड अ बल्ब। अच्छा, इसमें कैपेसिटर नहीं है, ये मतलब एक इंडक्टर है और एक बल्ब है, एक इंडक्टर है और एक बल्ब है। अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, बल्ब डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्राइटनेस से जल रहा होगा, है ना? बल्ब इज ग्लोइंग विद सम ब्राइटनेस। अब वो क्या करे? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर तो है ही नहीं इसमें, लेकिन आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। वो ये चाह रहा है कि अपडेट मारना चाह रहा है वो इसको, अपडेटेड सर्किट। इसमें वो सवाल के अकॉर्डिंग कैपेसिटर ऐड करना चाह रहा है। वो ये कह रहा है, तो हम एक कैपेसिटर डालना चाह रहे हैं इस सर्किट में, तो उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या ली जाए? उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या ली जाए, देखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही है, केवल कैपेसिटर ऐड किया है। तो वो कह रहा है कैपेसिटर की वैल्यू क्या डाली जाए सो दैट द बल्ब ग्लोज विद मैक्सिमम ब्राइटनेस। मतलब ब्राइटनेस इसकी मैक्सिमम हो जाए। अब उसने क्या पूछा है कि क्या कैपेसिटर डाले कि बल्ब की ब्राइटनेस पहले तो बढ़े, इनडायरेक्टली भी कह रहा है, और ये भी कह रहा है अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर आ जाए। कह गया वो रेजोनेंस है। अब आप पहचानो ऐसा कौन सा क्लू मिल गया, ऐसा कौन सा क्लू मिल गया जिससे मुझे पहचान में आ गया कि ये भी रेजोनेंस है? बताइए। नहीं, मुझे माधव पहले ये बताइए कि मुझे कौन सा क्लू मिल गया कि ये रेजोनेंस है, ये बताइए पहले।
फिर मैं बताता हूं बल्ब की ब्राइटनेस। अवन कह रहा है जेड सेम ब्राइट, सेम नहीं, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल गया विनय उपाध्याय। देखिए, यदि बल्ब की ब्राइटनेस मैक्सिमम चाहिए, हाँ कृति थोड़ा थोड़ा पहुंच गई, देखिए माधव भी पहुंच गया, रुको आप शांत। यदि बल्ब की ब्राइटनेस मैक्सिमम चाहिए, है ना, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ब्राइटनेस मैक्सिमम तब होगी जब इसमें करंट मैक्सिमम होगी, आई इक्वल टू मैक्सिमम, आई इक्वल टू, बेटा हाँ इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम करनी है तो उसका मतलब हमें करंट मैक्सिमाइज करनी है इसमें, है ना, करंट मैक्सिमम करनी है। और करंट मैक्सिमम करने के लिए यार हम चाहेंगे कि इस सर्किट का जेड मिनिमम आ जाए, घट जाए और घट जाए, जेड मिनिमम आ जाए। जितना जेड कम होगा, सुनिए, जेड जितना कम होगा आई उतनी अच्छी हो पाएगी, आई जितनी अच्छी हो पाएगी ब्राइटनेस उतनी अच्छी हो पाएगी। अब सोचो वन ऑफ द फैक्ट ऑफ सीरीज वो रेजोनेंस, सिंस एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस हो जाता है तो जेड इक्वल टू आर इक्वल टू मिनिमम रह जाता है। रेजोनेंस में जो इंपीडेंस है एल सी आर, तीनों होने के बावजूद भी सिर्फ आर रह जाता है। याद करो जेड का वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, अच्छा इस समय तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, इस समय तो ये वाला लग रहा होगा, इस समय तो ये, लेकिन यदि मैं कैपेसिटर डाल दूं और ब्राइटनेस बढ़ानी है तो मैं ध्यान दूंगा तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो आ सकती है, बस जीरो से कम आ ही नहीं सकती। और जीरो कब आएगी इसकी वैल्यू, जब रेजोनेंस होगा। तो यानी हमको क्लू पता चल गया, यदि सर्किट की करंट मैक्सिमाइज करनी है, बल्ब की ब्राइटनेस मैक्सिमाइज करनी है, तो यार ऐसा कैपेसिटर चुनो जिससे सर्किट में रेजोनेंस हो जाए। रेजोनेंस हो जाएगा तो जेड की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो बस हो गया सवाल। तो अब हमें सिंस इट इज रेजोनेंस, समझ गए, सिंस रेजोनेंस है ये, तो इसका मतलब सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो 50 हर्ट्ज है, वो 1/2π√LC ही होनी चाहिए। फिर आगे तो तुम सी निकाल ही दोगे, स्क्वायर कर दो। यानी सवाल ऐसे घुमा घुमा के, तो इसका मतलब जो मैंने पिछली क्लास में रेजोनेंस के फैक्ट्स बताए थे, वो एक एक चीज यदि रट जाएंगी तो आपको क्लू बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो यहां से सी निकाल लेना। हो गया सवाल ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। अगला तो आप कर लोगे इजीली, 90 क्वेश्चन सिंपल है वो तो, ठीक है। और अब नहीं आएगी दिक्कत। अच्छा जैसे क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर की एट रेजोनेंस, जनरली पावर फैक्टर तो cos फाई होता है, वेरी गुड माधव, और रेजोनेंस में फाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो पावर फैक्टर 1, और मैक्सिमम और होता है, मैक्सिमम होता है ये, ठीक है। बाकी सब कर लोगे। अब एक कंसेप्चुअल अचानक मुझे याद आया, मैं आपको करा रहा हूं कंसेप्चुअल, सुनिए। इसका स्क्रीनशॉट मार के छुट्टी करो, ठीक है। मुझे वो क्वेश्चन याद आ रहा है, एक मिनट। अब ना मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। हाँ ये जो सवाल है देखिए बहुत अच्छा है। हाँ इसमें ना थोड़ा सीआईडी सीआईडी खेलेंगे। एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, 1 2 3 4 5, रुको, 1 2 3 4, 4 ही रहने देता हूं, 1 2 3 4। एक ग्राफ तो ये दे रखा है, देखो ये 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। एक ग्राफ तो ये दे रखा है, सुनना, ठीक है, जिसकी मैथ थोड़ी बहुत भी ठीक होगी वो कर पाएगा। और एक ग्राफ दे रखा है ये अच्छा ही सवाल है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा एक ये ग्राफ दे रखा है इसी पे, और एक ग्राफ दे रखा है ये, मतलब देखो एक सॉलिड ग्राफ है दिख रहा है, एक डॉटेड ग्राफ है, और इसी में एक ग्राफ और है, वो ये है। ये
जैसे शीट में होना चाहिए सवाल को। चल कोई बात नहीं। तो बेटा हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक ग्राफ दे रखा है आपको, दोबारा से बोल देता हूं, ये 3 ग्राफ दे रखे हैं। एक ये दे रखा है ए, एक ये बी ग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हो, और एक ग्राफ है ये डॉटेड ए बी सी। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करंट का है, कौन सा ग्राफ वोल्टेज का है, और कौन सा ग्राफ पावर का है। तो चलिए ऐसे सवालों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बेटा इधर आएंगे। ये तो सबको पता है ना, ये साइन का ग्राफ होता है। ये पहली चीज पता होनी चाहिए कि यदि ग्राफ ऐसे आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव जा रहा है, तो ये साइन का ग्राफ है। यदि 0 से स्टार्ट ना होकर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉस का ग्राफ है। ठीक, तो गौर से देखना कि इसमें एक ग्राफ तो ये रहा, ठीक है, ओके, और एक ग्राफ ये रहा। एक मिनट, क्वेश्चन शायद मेरा इट इज गिवन, सॉरी, इसमें क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, एक चीज और दे रखी है। यदि v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हो, क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, सॉरी बेटा, पहला क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा। इट इज गिवन v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये दे रखा है। तो कौन सा ग्राफ वोल्टेज का है? तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसा जो ग्राफ चलता है वो साइन का ग्राफ होता है, ऐसा जो होता है वो कॉस का होता है। अब इस सवाल में कंफ्यूजन आएगा, यहां 2 ग्राफ साइन के दिख रहे हैं। आप ग्राफ ए को देखिए, ग्राफ ए को देखिए, अलग से कर दूं तो मैं, ग्राफ ए ये रहा, और ग्राफ बी को देखिए, ग्राफ बी ऐसे, बोलो, दोनों ही साइन के ग्राफ है, दोनों ही साइन के ग्राफ है। तो अब इनमें से कौन सा, यदि दोनों ही साइन के ग्राफ है, तो इनमें से कौन सा क्या कहते हैं वोल्टेज का होगा? तो अब सुनिए, हाँ, इनमें इंटरवल को गौर से देखना। हरेंद्र ने सही पहचाना, यहां टाइम इंटरवल का कुछ लोचा है। तो मैं अब आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए, ये वाला जो ग्राफ है वो वोल्टेज का है, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो डॉटेड डॉटेड जा रहा है सी, वो करंट का है। साफ दिख रहा है, करंट का ग्राफ कॉस ओमेगा टी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा करंट का ग्राफ? अभी मैं बता दूंगा कि मुझे कैसे क्लू मिला कि वो कॉस ओमेगा टी, क्योंकि जो ग्राफ कॉस का होता है। अच्छा, अब कॉस ओमेगा टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सुनिए, पहला क्लू तो हमें यह मिला कि ये जो ग्राफ है डॉटेड, जो डॉटेड ग्राफ है वो कॉस का ग्राफ है ना, कॉस का ग्राफ है, तो वो कॉस ओमेगा टी। वोल्टेज का ग्राफ गिवन दे रखा था, सॉरी वैल्यू दे रखी थी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब सुनिए, जो कॉस ओमेगा टी है उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो साफ दिख रहा है करंट पाई बाई 2 लीड कर रही है, ये कैपेसिटर सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है? इसमें ये भी पूछा था कि बताओ ये कौन सा सर्किट है। अब बताना, किसी भी सर्किट में यदि हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, तो सिंस इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू होता है वी आई, वी की वैल्यू क्या लिख दूं? वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी समझ में आ जाएगा सब, दोबारा समझा दूंगा। आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस, है ना भाई, वी की जगह वी की वैल्यू, आई की वैल्यू आई की वैल्यू, आई नॉट, तो ये वी नॉट आई नॉट हो गया। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरी नियत समझने की कोशिश करना, मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया ऊपर नीचे, जिससे कि ये साइन 2 ओमेगा टी हो गया। ये क्या हो गया बेटा? साइन 2। अब मैं आपको बस एक चीज छोटी सी बताना चाह रहा हूं बेटा, ये इंस्टेंटेनियस ही तो ग्राफ है, तो गौर से सुनना, जो पावर की इक्वेशंस होती है उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है 2 ओमेगा, और जो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन हमने पढ़ी है ओमेगा ओमेगा। पहली बात, जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी वही करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। फेज आगे पीछे हो सकता है, करंट और वोल्टेज का फेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी वही करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन जो पावर होती है, पावर को जब मैंने वी आई किया तो वी और आई मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, ठीक है बेटा? मेरा ऑडियो नहीं आ रहा, इस सवाल को झेल लो फिर छोड़ रहा हूं।
ठीक है, तो अब सुनिए, पावर ऐसी निकलती है, पावर ऐसी निकलती है, तो जब पावर वी आई करोगे तो आपने देखा पावर की इक्वेशन में 2 ओमेगा आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब वोल्टेज जिस फ्रीक्वेंसी से घटेंगे बढ़ेंगे, करंट भी उसी फ्रीक्वेंसी से घटेगी बढ़ेगी, लेकिन जो पावर होती है उससे ट्वाइस फ्रीक्वेंसी से घटेगी बढ़ेगी। तो आपको एक चीज दिख रही है, इस बी वाले ग्राफ को देखो, 1 2 3 4, 4 सेक्शन में आधा इंटरवल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले बी को ग्राफ देखो, 8 सेक्शन लगे हैं एक कंप्लीट साइकिल होने में। गौर से देखिए, और जो ए वाला ग्राफ है, जो ए वाला ग्राफ है वो उससे डबल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। जो ए वाला ग्राफ है वो डबल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। देखो गौर से, यहां से लेके बी वाले को गौर से देखना, एक वेव बनी है बी की, यहां से लेके यहां तक बी के सारे सारे चलना है, एक वेव बनी है इतनी देर में। एक ही गौर से देखना, 1 2, यानी जितनी देर में बी की एक वेव बनी है उतनी देर में ए की 2 वेव बन गई, यानी ए डबल फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। तो बताइए ए वाला ग्राफ डेफिनेटली किसका है? अब बताइए, अब सवाल आसान लगेगा। ए वाला ग्राफ डेफिनेटली किसका है? ए वाला ग्राफ डेफिनेटली किसका है? जल्दी बोलो। अरे मैं, ए वाला ग्राफ डेफिनेटली पावर का है। अच्छा, कॉस वाले ग्राफ में भी बताता हूं, कॉस वाले ग्राफ को भी देखो, कॉस वाले का भी टाइम पीरियड बी जैसा चल रहा है, सी और बी की, सी और बी को गौर से देखो, टाइम पीरियड सेम है। अच्छा एक मिनट, इस वाली आधी वेव को देखो, आधी वेव को कंप्लीट, ये जो बी का क्वेश्चन आया, बी डॉटेड को देखना, डॉट को, आधी वेव ये दिख रही है, तो 1 2 3 4, उसको 4 मान लो, हर एक सेकंड का 1 2, हर एक सेकंड का इंटरवल है, इमेजिन करो। तो आधी वेव को खत्म होने में 1 2 3 4 सेकंड लगे बी को। आधी वेव तो दिख रही है, ठीक। ऐसी सी को देखो, सी को, उसे 4 सेकंड में आधी वेव खत्म हुई है। बी को भी 1 2 3 4 सेकंड में आधी वेव खत्म हुई है। तो बी और सी का टाइम पीरियड सेम चल रहा है, थोड़े आगे पीछे जरूर है, लेकिन ए को गौर से देखोगे तो 1 2 सेकंड में आधी वेव होगी। ये चीज गौर से नोटिस करिए। तो अब आप बताइए, इन तीनों ग्राफ में जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस चल रही हो वही पावर का होगा, पहली बात। अब बस आपके लिए रह जाएगा इनमें से वोल्टेज का कौन सा, करंट का कौन सा। वोल्टेज का ग्राफ साइन का दे रखा था, तो पक्का ये बी वाला ग्राफ साइन का वोल्टेज का है, और करंट जो बचा हुआ है वो करंट का हो गया। हाँ, तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेटवर्क ने आज बहुत